हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये लीजिए, अमित सर आपके सामने फिर से आ गए एक नया वीडियो लेके प्लानिंग चैप्टर के ऊपर। ये है हमारा वीडियो नंबर 2 ऑन प्लानिंग फ्रॉम बिजनेस स्टडी, है ना। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बात करा है कि आखिर प्लानिंग क्यों करते हैं, इसके फीचर्स क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिटेशंस एंड प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्लानिंग के ऊपर हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस करा है वो है लिमिटेशंस। अभी तक हम लोगों ने फीचर्स के बारे में डिस्कस करा है, हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ा है ना। एंड आज का हमारा जो मैटर ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो लिमिटेशन की बात करें तो फर्स्ट लिमिटेशन इज प्लानिंग इन्वॉल्व, या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग का प्रॉब्लम क्या है ना कि ये क्रिएटिविटी क्यों रिड्यूस करता है ना। क्रिएटिविटी कहने का मतलब होता क्या एक्चुअली कि जब आप प्लानिंग करते हो तो आप एक प्रोसेस, एक स्टेप फॉलो कर लेते हैं, एक सिस्टम फॉलो करते हैं। और आपको पता है कि आपको जो कुछ भी काम करना, आपको उसी के थ्रू काम करना। यानी कि जब आप प्लान बना लिए, एक रोड मैप बना लिए, तो मैनेजर्स आपको गाइड करते हैं कि नहीं, आपको उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करना। आप उसमें ज्यादा एड ऑन कुछ नहीं कर सकते, आप उसमें चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज कि लिमिटेशन ये है कि ये क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है। आपके एम्प्लॉय के अंदर में एक काम करने का जो क्षमता होता है वो रिड्यूस करता है। अलग एक्टिविटी वो नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसा मैनेजर उनको बोला है बस आपको वैसा ही करना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट कहने का मतलब देखो क्या होता है ना कि प्लानिंग जब करते हैं हम लोग तो मैनेजर्स ना पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे जब प्लानिंग होता है तो पास्ट एक्सपीरियंस डाटा है, फिर जिस चीज के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो उस डाटा कलेक्शन में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। फिर उसके बाद एक्सपर्ट को इनवाइट किया जाता है। एक्सपर्ट लोग एनालिसिस करते हैं, उस डाटा पे ऊपर अपना डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है प्लस ये क्या है, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। उन एक्सपर्ट को बुलाना, वो सारे के सारे एक्सपर्ट को कुछ एक्सपेंसेस पे करते हैं रिसर्च करने में, डाटा कलेक्ट करने में, है ना, जो खर्च होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना। टाइम कंज्यूमिंग अभी हम लोग डिस्कस किए, क्योंकि डाटा को रिसर्च करना, एनालिसिस करना, डीप ऑब्जर्वेशन करना, इवेलुएट करना, तो कहीं ना कहीं इसमें समय तो लगता ही है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है ना, प्लानिंग करने से ज्यादा समय लग जाता है और काम थोड़ा डिले होता है। पर कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि आपको स्पॉन्टेनिटी के साथ काम करना होता है, मतलब क्विकली आपको डिसीजन लेने हैं, आप ज्यादा सोच नहीं सकते, आपके पास उतना समय ही नहीं है, तो वहां पर प्लानिंग का काम नहीं होता है ना। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता, क्योंकि देखो डायनेमिक, आपको पता है बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस डायनेमिक है, रेगुलरली प्लानिंग, कॉम्पिटिटर का पॉलिसी चेंज होते रहता है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है तो आपको भी अपने बिजनेस के पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो चूंकि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, दैट इज व्हाई आप कह सकते हैं कि आपका प्लानिंग फेल हो सकता है। जैसे आप प्लान किए कि आपका जो रॉ मटेरियल है उसका ग्रोथ होगा, प्राइस, रॉ मटेरियल का प्राइस जो ग्रोथ होगा वो समझ लीजिए 5% से होगा, मगर
यानी कि देखिए सिंपल सा बात है कहने का मतलब कि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो वहाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है और रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। तो हो सकता है कि जब आप प्लान कर रहे हो उसके दौरान आने वाले समय में 5% का ग्रोथ हो सकता है रॉ मटेरियल के प्राइस में। आप 5% का कंसीडर भी किए बट बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट डायनेमिक था और 10% से ग्रोथ हो गया, तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए कह रहा प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। कभी कभी बहुत ज्यादा जब चेंजेस होते हैं, कॉम्पिटिटर का पॉलिसी फ्रिक्वेंटली बहुत चेंज हो रहा है, तो वहां पे प्लानिंग के कारण डायनेमिक इन्वायरमेंट जो होता है वो प्लानिंग फेल कर देता है। आपका पूरा का पूरा प्लानिंग धरा का धरा रह जाएगा, है ना। प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। कभी भी प्लानिंग आपको गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं देता। प्लानिंग एक रोड मैप आपको देगा कि हाँ पर इस तरीके से काम करेंगे तो यहाँ पहुंच सकते हैं, मगर 100% गारंटी ऑफ सक्सेस दे दे ऐसा जरूरी नहीं है। तो दैट इज वाई आप कह सकते हो कि गारंटी जो है कभी नहीं मिलता है प्लानिंग से, है ना। आप इंटेंस क्रिएटिविटी लगाओ, बहुत किए, मगर कभी भी आपको गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं देता कि आप प्लानिंग अगर अच्छा बनाए हैं तो आपका सक्सेस होगा ही होगा। यानी कि जैसे कभी कभी होता है ना कि आप लास्ट पिछले साल प्लानिंग बनाए और वो प्लानिंग जो है एकदम सक्सेसफुल रहा और उस प्लान के थ्रू जब आप काम किए तो आपका गोल भी अचीव हो गया। तो पिछले बार हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस अलग थे बट आज के डेट में सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि अलग। तो पास्ट एक्सपीरियंस, अगर पास्ट आपका प्लानिंग अच्छा रहा, पास्ट में आपका प्लानिंग अच्छा रहा और उसी के आधार पे आगे का प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे वाले समय में भी आपका जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। गारंटी ऑफ सक्सेस कभी नहीं देता, है ना। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। रिजिडिटी क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक जैसा रोड मैप बनाया गया, मैनेजर जिस तरीके से प्लानिंग बना लिया, टॉप लेवल वाले जिस तरीके से प्लानिंग बना लिया, उसी के आधार पे आपको कॉन्टिन्यूअसली काम करना, तो रिजिडिटी हो जाता है। जैसा प्लान बना उसी के अनुसार काम करना, उसके आधार उसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए कह रहा है प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है कि आप कुछ नया नहीं कर सकते, आपको बस जैसा बोला गया वैसा करना है। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी ये लाता है। ये क्या किया हम शॉर्ट में आपको क्रिप्स करके लिखे हैं, देखिए आप ध्यान दीजिए। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी कहने का मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब कि आप जैसा मैनेजर आपको बोला गया वैसा ही आपको करना, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। वंस अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन, मैनेजर्स मे नॉट बी इन द पोजीशन टू चेंज इट, है ना। मैनेजर उसको चेंज नहीं कर सकता या फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सेकंड क्या कर रहा है, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, और चूंकि टॉप मैनेजमेंट के लोग करते हैं इसलिए आप उसमें आप अपना क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते। थर्ड क्या कह रहा है, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों? इट रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, है ना। दैट इज व्हाई प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि टाइम लगता है, इंटरप्रिटेशन होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि when the plans are drawn up, huge costs are involved in formulating the plan. Expenses on board meeting, board meeting होगा उसमें खर्च होगा। डिस्कशन विथ प्रोफेशनल्स, जितने एक्सपर्ट आएंगे, प्रोफेशनल आएंगे, उनको भी कुछ ना कुछ पेमेंट देना होता है ना। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टमेंट टू फाइंड आउट द फिजिबिलिटी ऑफ प्लान। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। कभी भी गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं देता ये। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पिछले बार जो आप प्लानिंग किए उससे आप सक्सेसफुल हुए, पर जरूरी नहीं कि इस बार भी आप प्लानिंग करो और आप सक्सेसफुल हो ही जाओ। The success of an enterprise is possible only when the plans are properly drawn up and implemented. जब तक आप प्रॉपरली नहीं बनाएंगे तब तक आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। केस स्टडी में इसी तरीके का कंडीशन देगा, पिछले बार प्लान बनाए थे वो सक्सेसफुल हुआ पर इस साल सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो कौन सा लिमिटेशन है? तो आप कह सकते हैं गारंटी ऑफ सक्सेस, है ना। तो केस स्टडी में ये सब पॉइंट आपको हेल्प करेगा। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। आपको पता है बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है ना। द ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट इटसेल्फ। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस तरीके से आपको लगातार
अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाना पड़ेगा अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो एक्सटर्नल लिमिटेशंस की, कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी आपको देखने हैं। एक्सटर्नल लिमिटेशन कहने का मतलब वो लिमिटेशन जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है ना। जैसे नेचुरल क्लेमिटी, ये आप बाखूबी जानते हो, इसमें ज्यादा डीप ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। नेचुरल क्लेमिटी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो कहीं ना कहीं आप जो प्लान किए हुए थे, जैसे अभी लॉकडाउन है कोरोना वायरस के कारण, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, ये नेचुरल क्लेमिटी है। नेचुरल क्लेमिटी या फिर वायरस के कारण ही है, ये नेचुरल तो नहीं है, ये मैनमेड क्लेमिटी हम बोल सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब तक सब कुछ नहीं सुधरेगा, आपका बिजनेस का जो प्लान है वो धरा का धरा रहेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण भी आपका प्लानिंग धरा का धरा रह जाता है। जैसे आप देखिए एयरसेल कंपनी, यूनिनॉर कंपनी बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर किए हुए था, मगर जैसे ही 4G आया उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं था, और चूंकि वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाए, उनको मार्केट से जाना पड़ गया। चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक लिमिटेशन है। गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो जाना, गवर्नमेंट ही चेंज हो गया, बैंक रेट चेंज कर दिया, रेपो रेट चेंज कर दिया, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, पहले 30% का टैक्स लगता था, अब 50% का टैक्स मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके बिजनेस में। ये भी एक्सटर्नल लिमिटेशन है। स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर, आपका कॉम्पिटिटर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने में, है ना। व्हेन द कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस इम्प्रूव्ड मॉडल of existing product, demand and sales of the firm may decline। आपका कॉम्पिटिटर कोई अच्छा प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर दिया तो हो सकता है कि आपका सेल्स डाउन हो जाए, है ना। और चेंज इन फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर, है ना, बहुत ज्यादा डीपली अफेक्ट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस की बात करें तो प्लानिंग प्रोसेस मतलब क्या, कि जब आप कल को एज अ मैनेजर आप प्लानिंग करने लगोगे, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कल को जब आप मैनेजर बन जाओगे तो किस तरीके से आप प्लान करोगे, किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वेल प्रूव्ड प्लान बनाओगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स को इवेलुएट करके टैकल कर सके, है ना। यानी कि आज हम आपको मैनेजर बनाने वाले हैं, राइट। ओके सर, तो फर्स्ट पॉइंट इज डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपका काम होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है, 10% सेल इंक्रीज, जैसे 10% सेल इंक्रीज करना है ना, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर न्यू फैक्ट्री सेटअप करना है, या फिर नया मार्केट कैप्चर करना है, या फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि वो अचीवेबल हो, टाइम पे कंप्लीट हो, रिलेवेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि आपके बियॉन्ड रीच है, औकात से बाहर का ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करना। अब जैसे मेरे इंडस्ट्रीज के पास, मेरे कंपनी के पास 50 लाख रुपए का फंड है, और हम लोग 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो उतना फंड कहाँ से आएगा? उतना फंड क्या आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा? अगर है तभी सोचिए, अदरवाइज नहीं सोचिए। यानी कि अगर आपके पास फंड है 50 लाख, तो 50 लाख वाला ही इन्वेस्टमेंट के बारे में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग प्रीमिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपिंग प्रीमिसेस में हम लोग कहते क्या है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में जो चेंजेस हो सकता है, उस चेंजेस को भी हम लोग अपने प्लानिंग में कंसीडर करते हैं। जैसे किस तरीके से हमारा कॉम्पिटिटर रिएक्ट कर सकता है, किस तरीके से हमारा कॉम्पिटिटर पॉलिसीज में चेंजेस ला सकता है, गवर्नमेंट का क्या चेंजेस हो सकता है, इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कस्टमर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना, है ना, इसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। जैसे आप ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिए, और उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आप फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकता है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ सकता है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस मतलब होता है कि आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को भी प्रिडिक्ट करिए।
जो फ्यूचर में आपके कॉम्पिटिटर कर सकते हैं, जो फ्यूचर में आपका गवर्नमेंट कर सकता है, लॉ कर सकता है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ सकता है, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आ सकता है। अगर ये डेवलपिंग प्रीमिसेस कर लिए, देन आपका नेक्स्ट बनता है लिस्ट अल्टरनेटिव वे ऑफ रीचिंग ऑब्जेक्टिव। अब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो अलग अलग तरीका है उसको भी लिस्ट आउट करिए। लिस्ट आउट कहने का मतलब फाइंड आउट करिए। जैसे देखिए, आपको अगर सेल बढ़ाना, मान लीजिए आपने टारगेट लिया कि सेल बढ़ाना, तो सेल बढ़ाने के लिए आप डिस्काउंट दे सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप चाहे तो आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, तभी सेल बढ़ जाएगा। या फिर आप अपने कंपनी में ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप न्यू इंडस्ट्रीज स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस हैं सेल बढ़ाने के। तो सेल बढ़ाने का कितना सारा ऑप्शंस आपके पास है उसको आप लिस्ट करिए। लिस्ट करिए मतलब पता करिए कि वो सेल बढ़ाने के लिए अगर 10% का सेल बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बहुत जितना भी ऑप्शन है सबको लिस्ट करिए, सबको आइडेंटिफाई करिए। देन फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इवेल्युएट द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर रीचिंग ऑब्जेक्टिव। अब उसमें से क्या करिए, सबको इवेल्युएट करिए। डिस्काउंट देके कितना हो सकता है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके कितना सेल बढ़ा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट से किस तरीके से सेल बढ़ा सकते हैं। मतलब हर एक अल्टरनेटिव को आप इवेल्युएट करिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के हित में जो है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट सूटेड है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो फोर्थ पॉइंट कह रहा है सारे अल्टरनेटिव्स को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। जब तक आप इवेल्युएट नहीं करेगा तब तक आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बेस्ट है। डिस्काउंट देना सही रहेगा कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना सही रहेगा कि एडवर्टीजमेंट करना सही रहेगा। कभी कभी ये हो सकता है कि दो तीन अल्टरनेटिव को आप मिक्स करके किए। जैसे हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ डिस्काउंट दे के ही हो, आप चाहे तो सेल बढ़ाना है तो दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कौन कौन सा, न्यू फैक्ट्री सेटअप करके और डिस्काउंट देके, या फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके और डिस्काउंट देके। इस तरीके से भी सेल आप कर सकते हैं। न्यू फैक्ट्री सेटअप कर लिया और एडवर्टीजमेंट भी करवा दिया तो इस तरीके से भी सेल बढ़ जाएगा। कहने का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट सूटेड अल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट करना है ना। तो फिफ्थ पॉइंट वही करा, देखिए सेलेक्ट एंड अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, उस अल्टरनेटिव को जब सेलेक्ट किए तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है पुट द प्लान इनटू एक्शन। एक्शन में लाइए, यानी कि जो भी आप प्लान बनाएं, जो भी आप सेलेक्ट किए कि नहीं हम लोग न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट करके एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो अब उसको एक्शन में लाने का बारी आ गया। अब उसको क्या करेंगे, आप उसको इनफोर्स में लाएंगे। एंड लास्ट क्या है, फॉलो अप, है ना। 6 के बाद 7 स्टेप क्या है, फॉलो अप। फॉलो अप कहने का मतलब जो आप प्लान बनाए हैं उसको कंटिन्यूअसली इवेलुएट करते रहेंगे। आप चेक करेंगे कि आप जो प्लान बनाए उसके हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं। आप कंट्रोल करेंगे, आप इवेलुएट करेंगे कि प्लान्ड आउटपुट क्या है, एक्चुअल आउटपुट क्या है। आप सेल 10% का बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वो जो प्लान आप इंप्लीमेंट किए उस प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, उस प्लान के अकॉर्डिंग इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, फॉलो अप करना, है ना। तो ये सातों स्टेप आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको एक बार मगअप हो जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके पता करते कि करना क्या है। उसके बाद हम लोग प्रीमिसेस डेवलप करते हैं, मतलब कि फ्यूचर में कौन सा एक्शन चेंजेस आ सकता है, आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से चेंजेस ला सकता है, पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से चेंज कर सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी किस तरीके से चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव को इवेलुएट करना, है ना। अल्टरनेटिव इवेलुएट करेंगे, उसके बाद सब लिस्ट सारे अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करेंगे, देन सारे अल्टरनेटिव को इवेलुएट करेंगे, फिर उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद उसको हम लोग उस प्लान को हम लोग पुट करेंगे, एक्शन में लाएंगे एंड लास्ट उसको फॉलो अप करेंगे। तो इस क्लास को मैं अभी कंक्लूड करता हूं, यानी कि इस वीडियो को हम अभी कंक्लूड करते हैं और बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर किस तरीके का टाइप्स ऑफ प्लान होता है। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में। तो टिल देन थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।